गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ चाइना के बारे में। ये है वर्ल्ड का मैप। हम आपको कोई भी हिस्ट्री या फिर कोई भी जो टॉपिक पढ़ाएंगे वो हम आपको मैप से पढ़ाएंगे, जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा। सबसे पहले मैं आपको इस मैप का एक ब्रीफ हिस्ट्री दे देता हूँ। जैसे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, मिडिल अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप और सबसे बड़ा जो महाद्वीप है अपना एशिया महाद्वीप, और ये है ओशिनिया महाद्वीप, जिसमें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी आता है। और ये है अंटार्कटिका महाद्वीप, बर्फ़ से ढका हुआ। ये है अंटार्कटिका महाद्वीप, बर्फ़ से ढका हुआ। तो हम आज बात करेंगे चाइना। चाइना किस महाद्वीप में है? ये है अपना एशिया महाद्वीप। तो पृथ्वी अपनी मेन 7 महाद्वीपों में बटी है, जिसमें 7 महाद्वीप हैं। और 7 महाद्वीप में एशिया महाद्वीप में ये है अपना चाइना। आज हम चाइना की बात करेंगे। चाइना और ताइवान के बीच में क्या संबंध है, हम आज इसी के बारे में पर्टिकुलर बात करेंगे। तो हम बात करते हैं 1917 से। 1917 में क्या हुआ था, ये देख सकते हैं अपना रसिया है। 1917 में लेनिन, उस समय के वहाँ के नेता हुआ करते थे। कार्ल मार्क्स जो जो जर्मनी के हुआ करते थे। जर्मनी यहाँ पे, हालांकि इस मैप में दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन फ्रांस के बगल में ही जर्मनी। दूसरे मैप में दिखा सकते हैं हम आपको। ये यहाँ पर अगर देखेंगे, ये है फ्रांस और ये है जर्मनी। जर्मनी में हुआ करते थे कार्ल मार्क्स। 18वीं शताब्दी में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ। उस समय इनका जन्म हुआ था जब जो पूंजीवादी व्यवस्था थी अपनी चरम सीमा पे थी। पूंजीवादी व्यवस्था में ये माना जाता है कि जितने भी वर्कर्स होते हैं या फिर जितने भी गरीब मजदूर होते हैं, उनका बहुत ज़्यादा शोषण किया जाता है। तो 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन, जर्मनी, अमेरिका, ये सब ने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया था, औद्योगिक क्रांति आ गई थी। तो उस समय जितने भी व्यक्ति हुआ करते थे, जो शोषित गरीब वर्ग हुआ करते थे, वो मजदूरी किया करते थे इन सब के यहाँ। उनको पर डे के हिसाब से थोड़ी सी मजदूरी दिया जाती थी और उन्हीं में वो खुश थे। लेकिन इतना ज़्यादा शोषण किया जाता था। कार्ल मार्क्स का उसी समय जन्म होता है 18वीं शताब्दी में, और उनसे ये देखा नहीं जा रहा था। तो उन्होंने अपनी एक विचारधारा लाया। कार्ल मार्क्स ने ये कहा कि जितने भी गरीब और शोषित मजदूर वर्ग हैं, इनका शोषण करके अमीर और अमीर बनता जा रहा है, गरीब और गरीब बनता जा रहा है। तो इसके लिए क्या किया जाए? उनका कार्ल मार्क्स का सिद्धांत था कि समानता का भाव लाया जाए। जितने भी अमीर हैं उनसे पैसा लेकर गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, या फिर जितने भी उनकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। एक समानता का भाव लाया जाए किसी न किसी तरह से। नहीं तो गरीब और जितने भी शोषित वर्कर हैं वो सब हमेशा गरीब ही रह जाएंगे। तो कार्ल मार्क्स, हालांकि कार्ल मार्क्स के मरने, जिस समय कार्ल मार्क्स जन्म हुआ था, उस समय इनकी विचारधारा उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं हुई, चूँकि उस समय इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ ही रहा था, उतना ज़्यादा अपनी चरम सीमा पर नहीं था। तो यूरोपियन कंट्री में, चाहे वो फ्रांस हो, स्पेनिश, जर्मनी, ब्रिटेन, इन सब में, पोलैंड हो, यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया था। और अपना अमेरिका भी, और भारत और चाइना, चूँकि ये सब जितने भी एशियन कंट्री हैं, अफ्रीकन कंट्री हैं, या फिर दक्षिणी अमेरिका कंट्री हैं, और ये फिर जहाँ यहाँ तक ऑस्ट्रेलिया भी, ये सब कॉलोनी हुआ करती थी किसके? यूरोपियन कंट्री के। जर्मनी, फ्रांस, पुर्तगाल, यूएसए। चूँकि ये बहुत अमीर हुआ करती थी, उस समय सभी को गुलाम बना ली थी। तो धीरे धीरे 1776 में पहले अमेरिका में क्रांति आती है। 1789 में फ्रांस में आती है, यहाँ पे फ्रांस में। 1917 में रसिया में क्रांति आती है। 1949 में चाइना आज़ाद हो जाता है। तो हम बात करेंगे चाइना में क्या चल रहा था। 1917 में जब
लेनिन का प्रभाव रसिया में पूरा हुआ तो यहाँ पे क्रांति आ गई। इसका कहना था कि सभी मजदूर वर्ग, शोषित वर्ग, उठो जागो और जितने भी अमीर व्यक्ति हैं उनसे उनसे लड़ो और उनसे अपने अधिकार को छीन लो, मांगो नहीं छीन लो। तो जितने भी अमीर व्यक्ति हुआ करते थे उनको ये कहा जाता था, उनसे जितने, चूँकि पहले क्या होता था कि गरीब और शोषित वर्ग जितने भी हैं दिहाड़ी मजदूरी पे काम करते थे और उनको उतना ही पैसा दिया जाता था जितना कि एक दिन में वो खाना खा सकें। दूसरे दिन के लिए भी उनके पास उतना पैसा नहीं हुआ करता था। तो लेनिन का ये कहना था कि यहाँ पे समाजवादी व्यवस्था लाया जाए। कार्ल मार्क्स की जब मृत्यु हो जाती है उनके 100 साल बाद उनका जो विचार है वो पनपता है और वो यूज कहाँ पे होता है? रसिया में। 1917 में, उस समय हालांकि यूएसएसआर हुआ करता था, उसमें 15 देश नहीं टूटे थे, ये पूरा हुआ तो बहुत बड़ा हुआ करता था। जितना दिख रहा है उसके 15 देश और मिला दे तब। मिडिल ईस्ट के 5 कंट्री और जो 3 आर्मीनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और यहाँ यूक्रेन, बेलारूस, इन सबको मिला देने पर पूरे यूएसएसआर आता था। तो यहाँ पे आता है रसिया में 1917 में रसियन क्रांति। अब यहाँ पे चाइना में क्या होता है? चूँकि इंडिया भी गुलाम हुआ करता था, किसका? ब्रिटेन का। चाइना में कुछ अलग हुआ करता। चाइना ब्रिटेन का गुलाम तो हुआ ही करता था, इसमें पुर्तगाली भी, जर्मनी भी, फ्रांसीसी भी, डच भी, सभी लोग यहाँ पे शासन किया करते थे। जबकि ब्रिटेन में क्या हुआ था कि जो मोनोपोली थी, मतलब जो एकाधिकार था, वो केवल ब्रिटेन का हुआ करता था। हालांकि फ्रांसीसी, डच, स्पेनिश भी काम करते थे, चूँकि उनको हरा दिया था ब्रिटेन ने, इसलिए वहाँ पे केवल ब्रिटेन का आधिपत्य था पूरे भारत में। चाइना में क्या हुआ था, तो कुछ भाग फ्रांस लिया है, कुछ ब्रिटेन, कुछ पुर्तगाली ने, कुछ फ्रांसीसी ने अपना पूरा बांट लिया था। तो यहाँ पे भी नेशनल मूवमेंट हुआ जिस तरह से भारत में हुआ। भारत में जिस तरह गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जितने भी नेशनल मूवमेंट में भाग लिए थे सब थे। तो यहाँ पे हुआ वही। यहाँ भी 1917 में जब यहाँ पे रूस में क्रांति हुई तो चाइना में भी क्रांति होना शुरू हो गई। यहाँ पे नाम आता है डॉक्टर संयत सेन एक पूंजीवादी विचारधारा के थे। क्यों थे? क्योंकि डॉक्टर संयत सेन कहाँ से पढ़ के आए थे? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। तो इनकी जो विचारधारा रहेगी कौन सी रहेगी? पूंजीवादी। और दूसरी एक पार्टी उभर के आती है 1917 के बाद 1920 में। डॉक्टर संयत सेन कहाँ से? अमेरिका से पढ़ के हैं। अब यहाँ पे 1920 के आसपास में एक पार्टी और आती है जिसको हम बोलते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। माओ सेतुंग कहाँ से पढ़ के आए थे? रसिया से पढ़ के आए थे। जाहिर सी बात है कि इनकी विचारधारा जो होगी वो समाजवादी होगी। जो यहाँ के लेनिन, जो रसिया में लेनिन हुआ करते थे, उनकी जो कार्ल मार्क्स की विचारधारा थी समाजवादी थी, लेकिन इसको मॉडिफाई करके माओ सेतुंग ने माओवादी बना दिया। माओवादी क्यों? क्योंकि रसिया में जो लेनिन थे उनको कहना था, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ गया था अच्छा खासा, हम लोग तो गुलाम ही थे तो उतना ज़्यादा था नहीं। रसिया भी एक अच्छा, मतलब अपने देश में अच्छी जीडीपी रखता था उस समय, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन यहाँ पे आ गया था। तो यहाँ पे भी फैक्ट्रियाँ बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा वर्कर्स थे। खेती बाड़ी उतना नहीं थी लेकिन फैक्ट्रियाँ बहुत ज़्यादा थी। तो वहाँ पे वर्करों का ज़्यादा शोषण होता था। तो इनका मानना था कि वर्कर्स जितने हैं एक हो जाओ और जितने भी अमीर उन पर धावा बोलो और जितने भी उनकी प्रॉपर्टी है और सब चीज़ है उन पर अपना हक मांगो, हक छीन लो। जितने भी अमीर व्यक्ति हैं उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी उनमें आपस में बांट लो। लेकिन चाइना में उतना ज़्यादा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन था नहीं। यहाँ पे गरीब और मजदूर और किसान वर्ग ज़्यादा थे। तो किसान वर्ग इन्होंने अपना थोड़ा सा मॉडिफाइड किया कि किसानों, मजदूरों, जितने भी शोषित वर्ग हैं एक हो जाओ, जितने भी अमीर व्यक्ति हैं उनसे पैसा छीनो और आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लो, तभी समानता का भाव आएगा।
तो ये है माओवादी विचारधारा। अब जाहिर सी बात है, गरीबों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, अमीरों की संख्या बहुत कम होती है। अगर ऐसे भड़काऊ भाषण दिया जाए कि जितने भी अमीर हैं सबको काट डालो, मार डालो, उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है उनको छीन लो, तो यही माओवाद ने किया। माओ सेतुंग ने क्या किया कि जितने भी किसान वर्ग, मजदूर वर्ग थे, उनको इतना ज़्यादा मोटिवेट कर दिया कि जितने भी गरीब और मजदूर वर्ग हैं एक हो जाओ, और जितने भी अमीर हैं उनकी प्रॉपर्टी को लूट डालो, सबको काट डालो, मार डालो। तो भाई जाहिर सी बात है, जितने भी गरीब लोग हैं, एक तो वैसे भी शोषण उनका हो रहा था, तो कोई नेता आ गया अगर बोल रहा है तो करने लगे। और इससे क्या हुआ कि जितने भी अमीर लोग थे सब भागने लगे, उनको मारने लगे थे, मार डालते थे जान से। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब दोनों विचारधाराएं आपस में टकराएंगी। चूँकि पूंजीवाद विचारधारा बोलता है कि नहीं, सभी को समानता तो रखना है, मतलब अमीर को भी उतनी ही अपॉर्चुनिटी दिया जाना है और गरीब को भी उतनी अपॉर्चुनिटी दिया जाना है। सभी चाहे अमीर बन सकते हैं, ये डेमोक्रेसी की बात करता है। मतलब सभी को समान अधिकार दिए जाएंगे। अब वो गरीब अमीर बन सकता है कि नहीं, वो उस पर डिपेंड करता है, उसकी क्षमताओं पे। पूंजीवाद में यही रहता है कि सबको समान रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएँ, वो अमीर बनेगा कि नहीं उस पर डिपेंड करता है। जबकि समाजवादी क्या बोलता है कि देखो, अगर सभी एक समान लाइन में हैं, मतलब गरीब भी है कोई भी, मतलब इसके पास भी 10 रुपये, इसके पास भी 10 रुपये है। अब अगर बोला जाए ठीक है, अब अमीर बन के दिखाओ तो भाई जिसके पास गुण है वो बनेगा। अब किसी के पास 1 करोड़ रुपए है और किसी के पास 10 रुपये है, तो बोलेंगे कि नहीं, अब आप सामान रख के दिखाइए तो कहाँ करेगा। तो माओवादी का यही मानना था कि भाई इसके पास ज़्यादा पैसा, इसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज थे, जब तक इसके पास ज़्यादा पैसे रहेंगे ये हमेशा इसके यहाँ काम करता रहेगा और कभी भी ये अमीर नहीं बन सकता। अब यहाँ पे क्या होता है, दोनों पार्टियाँ जिस तरह से भारत में कांग्रेस जो पार्टी थी, नेशनल कांग्रेस पार्टी, वो ब्रिटेन को, भारत में जिस तरह से नेशनल कांग्रेस पार्टी थी ब्रिटेन को भगाने के लिए कोशिश करती थी, उसी तरह से ये दोनों पार्टियां आपस में पहले समझौता की कि हम अपनी विचारधारा तो रखेंगे ही, पहले हमारा काम रहेगा कि जितने भी कॉलोनी बसा के रह रहे हैं दूसरे देश, हम पहले यहाँ से हमको मार के भगाना है। लेकिन क्या हुआ, आपस में चूँकि मतभेद हुआ था। अब यहाँ पे डॉक्टर संजय सेन जो पूंजीवादी विचारधारा के थे, जब तक ये थे तब तक इन दोनों में माओ सेतुंग से और डॉक्टर संजय सेन आपस में मतलब सहयोग की भावना से चल रहे थे। लेकिन डॉक्टर संजय सेन की जब मृत्यु हो जाती है, इसका जो उत्तराधिकारी, या फिर जा सकते हैं कि जैसे पार्टी में कुछ चेले होते हैं, या फिर डॉक्टर संजय सेन के बाद कौन पार्टी का अध्यक्ष बनेगा, होता है ना, तो उसमें चांग काई शेक आते हैं। चांग काई शेक। अब चांग काई शेक जो हैं, अब यहाँ पे जो चांग काई शेक हैं, डॉक्टर संजय सेन मरने के बाद पार्टी के अध्यक्ष बन जाते हैं। अब माओवाद में माओ सेतुंग और चांग शेक के बीच बनती नहीं थी। चांग काई शेक जो डॉक्टर संजय सेन, हालांकि डॉक्टर संजय सेन जो पूंजीवादी विचारधारा थी, उनकी पार्टी का नाम था कोमितांग। अब माओ सेतुंग जो इनकी जो पार्टी का नाम था सीपीसी थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। दोनों के बीच में हमेशा मतभेद हुआ करता था। 1940 में ये हुआ कि आपस में लड़ गए और यहाँ पे हो गए सिविल वॉर आपस में ही। इधर पूंजीवादी विचारधारा और इधर माओवादी विचारधारा, साम्यवादी का मॉडिफाइड रूप, दोनों आपस में लड़ गया। चूँकि गरीबों और मजदूरों, शोषित वर्गों का जनसंख्या ज़्यादा थी, इसलिए माओवादी जो थे वो भारी पड़ गए किस पे, चांग काई शेक पे या फिर कोमितांग पार्टी पे। इन सब में मारपीट हो गई आपस में ही। अब आइए हम मैप में देखते हैं थोड़ा सा। मैप में अगर देखेंगे, ये है अपना चाइना में क्या हुआ, माओ सेतुंग जो माओवादी विचारधारा को रखता था, उसमें आपस में कोमितांग और सीपीसी पार्टी में झगड़ा हो गया। तो माओ
सेतुंग जो था सबको मार पीट के भगा दिया। कहाँ पे? ताइवान। ताइवान हालांकि चाइना का ही पार्ट था उस समय। अब यहाँ पे दोनों पार्टियाँ आपस में झगड़ा कर लेती हैं। माओ सेतुंग, चांग काई शेक आपस में झगड़ा करती, चूँकि इसकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी, चूँकि गरीबों, मजदूरों, शोषित वर्गों की बात करता था, तो जाहिर सी बात है माओ सेतुंग इन पर भारी पड़ गया और आपस में ही युद्ध हो गया और चांग काई शेक ने कोमितांग पार्टी वालों को सबको भगा दिया। और भाग के कहाँ गए? फार्मोसा द्वीप। फार्मोसा द्वीप वही है जो आज ताइवान है। आज जो ताइवान है वही फार्मोसा द्वीप है। और कोमितांग वाले जो पूंजीवादी विचारधारा रखते थे वो भाग के कहाँ चले आए? ताइवान, क्योंकि यहाँ पे मारपीट हो गई थी। और इसी सिविल वार जब हो रहा था 1940 में यहाँ पे, तो जो अपना जापान है, जापान ने इस पर क्या हुआ? हमला बोल दिया और ये पूरा वाला भाग क्या हुआ? कब्जिया लिया। जापान ने क्या किया? चाइना का पूरा ये वाला जो बेल्ट है, पूर्वी भाग, इसको क्या किया? अपने कब्जे में कर लिया है। और जब अपने कब्जे में कर लिया, अब चूँकि कोमितांग पार्टी वाले यहाँ पे आ गए हैं तो इसके भी कब्जे में आ जाते हैं। तो इस समय 1940 के बाद यहाँ पे जापान के इस समय शासन हो गया। हालांकि सीपीसी जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना थे, इनके लोग यहाँ पे थे, लेकिन आपस में ये सब भगाने की कोशिश किसको कर रहे थे? ब्रिटेन, फ्रांस, इन सबको। और उधर जापान भी कब्जा कर लिया। बहुत ही विकट स्थिति में चाइना आ जाता है। 1949 से 1947 के बीच में 1945 तक चलता है सेकंड वर्ल्ड वॉर। सेकंड वर्ल्ड वॉर में क्या होता है? चाइना चला जाता है ब्रिटेन के साथ। ब्रिटेन के साथ कौन कौन थे? ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, रसिया, सब आपस में एक हो गए थे। और इधर से जापान, जर्मनी, इटली का मुसोलिनी सब साथ में हो गए, तो आपस में युद्ध हुआ। और 1945 में क्या हुआ? जापान, जर्मनी और इटली ये सब हार जाते हैं। हारने के बाद फिर वही होता है कि ये वाला जो चाइना के वाला जो बेल्ट होता है, जिसको जापान ने जीत लिया था, इसको छोड़ देता है। उसके बाद फिर ये चाइना 1949 में आज़ाद हो जाता है। 1949 में अब जो कोमितांग पार्टी वाले हैं यहाँ पे चले जाते हैं कहाँ पे? ताइवान में। और जो सीपीसी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के लोग हैं वो रहते हैं कि यहाँ पे चाइना में रहते हैं। तो सीपीसी जो पार्टी है मेन, ये सीपीसी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना पार्टी है। अब देश का नाम रखेंगे पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीआरसी, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। किसका? मेन चाइना का नाम पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और यहाँ पे जो फार्मोसा द्वीप, जो इसको हम ताइवान बोलते हैं, यहाँ पे जो कोमितांग पार्टी के लोग गए हैं उसको बोलते हैं नेशनलिस्ट चाइना, राष्ट्रवादी चाइना। तो आज हमने ये जाना कि चाइना और ताइवान के बीच में क्या संबंध है। ताइवान कभी न कभी ये बड़े चाइना का भाग हुआ करता था। इसीलिए जो सीपीसी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, बोलती है कि जो ताइवान है वो हमारा ही है, किसी न किसी दिन इसको हम आपस में मिला लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने ये जाना कि चाइना और ताइवान के बीच में क्या संबंध था। अगले वीडियो में ये जानेंगे कि चाइना भारत से इतना ज़्यादा दुश्मनी क्यों रखता है, क्यों चाइना, भारत कभी एक दूसरे को हिंदी चीनी भाई भाई कहा करते थे और आज ये एक दूसरे के खून के प्यासे क्यों हैं। चाइना हमारा मुख्य शत्रु क्यों हो गया? क्या ऐसे रीज़न थे कि चाइना हमारा एक बहुत बड़ा दुश्मन हो गया है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।